हेलो दोस्तों, वेलकम एवरीवन टू डियर मित्रों। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक जो है वो इंडियन बैंकिंग सिस्टम का यानी टीवाई बीकॉम का एक टॉपिक है। टीवाई बीकॉम का हमने फर्स्ट चैप्टर चालू किया था जिसमें हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया पढ़ रहे थे। और उसमें मैंने आपको बताया था कि टोटल 7 to 8 बैंक्स के बारे में हमारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है, लेकिन हर 7 to 8 बैंक्स हम लोग को पूछेंगे नहीं। एग्जाम में कोई एक या दो बैंक्स हम लोग को पूछी जाती है। तो इसकी वजह से मैंने सारे बैंक्स जो है एक वीडियो में नहीं पुटअप किए हैं। मैंने 3-3 पार्ट में डिवाइड किया है जिससे आपको समझने में भी इजी पड़े और वीडियो की लेंथ भी कम हो, क्योंकि एज अ स्टूडेंट मुझे भी पता है कि हम मोस्टली लेंथ देख के सोचते हैं कि लेक्चर सुने या ना सुने। इसकी वजह से वीडियो शॉर्ट सिंपल वे में एक्सप्लेन हो, ये मेरी पूरी की पूरी कोशिश रहती है। और वीडियो सुनने के बाद डेफिनेटली आप अपना टेक्स्ट बुक एक बार जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, जिससे आपको और समझने में आसानी होगी। तो दोस्तों, जैसे कि हमने लास्ट टॉपिक में शेड्यूल बैंक और नॉन शेड्यूल बैंक के बारे में जाना था, जिसमें मैंने बताया था कि शेड्यूल बैंक ऐसी बैंक रहती है जो सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई के अंदर रिकॉर्ड होती है, और नॉन शेड्यूल बैंक जो रहती है वो प्राइवेट बैंक्स रहती है, मतलब वो खुद के ओनरशिप के बेस पे ही करना रहता है। शेड्यूल बैंक को सब कुछ हैंडओवर कौन करता है? आरबीआई करती है, क्योंकि आरबीआई जो बैंक रहती है वो मेन बैंक रहती है। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी हमारे फर्स्ट पार्ट वीडियो के बताई थी। तो अब उसी का हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अब हम लोग देखेंगे पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक क्या होता है। तो दोस्तों, जैसे कि हम लोग को नाम बता रहा है पब्लिक और प्राइवेट। पब्लिक का मतलब होता है कि जिसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के हाथ में रहती है, पूरा बैंक का काम धाम जो रहता है वो गवर्नमेंट देखता है, उसको हम लोग पब्लिक बैंक बोलते हैं। और प्राइवेट बैंक ऐसी बैंक रहती है जो ओनरशिप शेयर होल्डर्स के हाथ में रहती है। ठीक है, तो पब्लिक मतलब किसकी ओनरशिप में आ गई? गवर्नमेंट के ओनरशिप में। और प्राइवेट सेक्टर हो गया तो किसके ओनरशिप में आ गए? शेयर होल्डर के हाथ में। लेकिन दोनों बैंक का काम क्या रहता है? परफॉर्मेंस करना, सेम परफॉर्मेंस रहता है, उसमें कोई डिफरेंसेस नहीं रहता। ठीक है, तो दोस्तों, हमारे बैंक के बारे में मैंने बताया था कि बैंक कब से स्टार्टअप हुई थी और कब जाके हम लोग ने नेशनलाइजेशन वगैरह पढ़ा था पीछे के वीडियो में। तो उसी को भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि सबसे पहली पब्लिक सेक्टर बैंक जो थी वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थी। कब एस्टेब्लिश हुई थी दोस्तों? 1 जुलाई 1955। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो किसको टेक ओवर कर दी थी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बताया था कि वो बैंक जो है वो बहुत ज्यादा लॉस में चल रही थी, डेप्थ में चल रही थी, और उसको उस टाइम पे टेक ओवर करने का काम किसने किया था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है वो गवर्नमेंट बैंक है। स्टार्टिंग में वो गवर्नमेंट बैंक थी, इसकी वजह से सारा काम, सारा पैसा उस टाइम पे किसने लगाया था? गवर्नमेंट ने। ठीक है, उसके बाद 1 जुलाई 1955 को जब स्टेट बैंक एस्टेब्लिश हुई, स्टेट बैंक ने काफी ज्यादा प्रोग्रेस किया अपने फील्ड में, बैंकिंग सेक्टर में। उसकी वजह से 1959 में स्टेट बैंक की और 7 सब्सिडरीज जो है हमारी कंट्री में एस्टेब्लिश हुई। 7 सब्सिडरीज का मतलब दोस्तों क्या है? ब्रांच। नॉर्मली सब्सिडरीज का मतलब होता है ब्रांच। तो स्टेट बैंक की और 7 ब्रांच जो है वो एस्टेब्लिश हुई कौन से ईयर में? 1959 में। ठीक है, तो ये दो बैंक जो है वो नेशनलाइजेशन के अंदर में आ गई। एक थी स्टेट बैंक और दूसरी उसकी क्या थी? 7 सब्सिडरीज। ओके, फिर उसके बाद दोस्तों बोला गया है कि 19 जुलाई 1969 को और 14 मेजर बैंक जो है वो क्या हो गई? नेशनलाइज हुई। कौन सी ईयर में? 19 जुलाई 1969। दोस्तों, जो मैं डेट बोल रही हूँ एग्जैक्ट वही डेट आपको पेपर में लिखना है, क्योंकि ये डेट आपको चेंज नहीं कर सकते। ये हिस्ट्री है, हिस्ट्री को हम कभी चेंज नहीं कर सकते, ना ईयर में, ना मंथ में, और ना डेट में। तो जो है वो आपको एकदम याद कर लेना है परफेक्टली। आप ऐसा बोल सकते हो कि आपको इसको रट्टा कर लेना है। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछे तो आपको ये याद आना चाहिए। ठीक है, तो 19 जुलाई 1969 में 14 मोर और शेड्यूल बैंक जो है वो ऐड हो गई नेशनलाइजेशन के प्रोसेस में। फिर और 6 बैंक जो है वो वापस नेशनलाइज हुए कौन से ईयर में? 15 अप्रैल 1980 में। दोस्तों, नेशनलाइज का मतलब क्या होता है कि बैंक जो है वो गवर्नमेंट बैंक बनते जा रही थी, यानी पब्लिक सेक्टर में आ रही थी। ठीक है, तो सबसे पहली बैंक में वापस रिपीट कर रही हूँ, सबसे पहली बैंक हमारी कौन सी बैंक थी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन से ईयर में? 1955 में। फिर 1959 में जो है वो उसकी 7 सब्सिडरीज आई।
फिर 1969 पे हम लोग की कितनी बैंक नेशनलाइज हुई, 14 मेजर बैंक, और उसके बाद 6 मोर ऐड हुई कौन से ईयर में, 15 अप्रैल 1980। ठीक है, तो 4 डेट आपको यहाँ पे याद करना है। तो ये सारे बैंक जो है वो नेशनलाइज हुई, और ये सारी बैंक जो है वो कौन सी बैंक थी, पब्लिक सेक्टर बैंक, यानी सब बैंक जो है वो किसके हैंड में थी, गवर्नमेंट के हैंड में थी। ठीक है, तो आज के टाइम पे दोस्तों टोटल 21 नेशनलाइज बैंक है, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर 19 नेशनलाइज बैंक जो अदर बैंक है वो, और आईडीबीआई बैंक इसके अंदर इंक्लूड होती है। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग को कोई भी क्वेश्चन पूछे कि आज के टाइम पे टोटल कितनी नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक है, तो 21। ठीक है, फिर उसके बाद उन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम लोग के नेशनलाइजेशन के बाद बैंकिंग ने हम लोग को बहुत हेल्प की सब कुछ आगे बढ़ाने की, यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ वो लोगों को भी डेवलप कर रही थी। काफ़ी लोगों को उन्होंने फाइनेंशियली हेल्प किया, और काफ़ी लोग जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रहे थे। ये सारी चीज़ें किसकी वजह से हो रही थी, बैंक की वजह से। दोस्तों मैंने ऑलरेडी स्टेट बैंक के बारे में बताया था कि स्टेट बैंक किस तरीके से एस्टेब्लिश हुई थी, तो मैं यहाँ पे वो वीडियो वापस रिपीट नहीं कर रही, आपको सिर्फ ये पता है कि हमारी इंपीरियल बैंक जो थी वो डेप्थ में चल रही थी, और उस टाइम पे लोगों को पैसों की बहुत नीड थी, क्योंकि डेप्थ कवर अप करना था। इसकी वजह से इंपीरियल बैंक को टेक ओवर किया था स्टेट बैंक ने, और स्टेट बैंक के पास बहुत सारी अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड करते गए। फैसिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड किया, लोन देना चालू कर दिया, फिर उसके बाद ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी बैंक ने प्रोवाइड कर दी है, एग्रीकल्चर फाइनेंस देते थे। इसमें मैं सब कुछ मर्ज की हूँ, यानी पुराने हम लोग के जो फाइनेंस स्ट्रक्चर थे वो, और अभी न्यू वो भी। आपको पहले वाले वीडियो में ये मैंने सारी चीज़ें समझाई है, इसकी वजह से मैं शॉर्ट फॉर्म में आपको सिर्फ एक वापस हिंट दे रही हूँ कि क्या क्या मैंने समझाया था। ठीक है, तो उसकी वजह से स्टेट बैंक जो है बहुत ज़्यादा मात्रा में आगे बढ़ते जा रही थी। और आज के टाइम पे अगर देखेंगे तो वर्ल्ड बिगेस्ट बैंक जो है वो कौन सी है, स्टेट बैंक है। ठीक है, हमारे कंट्री में तो स्टेट बैंक ही है, क्योंकि स्टेट बैंक जितना चलता है उतना बाकी सारे बैंक नहीं चले। हाँ चलती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी स्टेट बैंक का आज का रिजल्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को बोला है कि आज के टाइम पे सबसे बड़ी कमर्शियल बैंक कौन सी थी, स्टेट बैंक चल रही है। कितने ब्रांचेस, 22,414 ब्रांचेस, कौन से स्टेट में, इंडिया में। ठीक है, उसके साथ 52 ब्रांचेस उसके फॉरेन कंट्रीज में भी है, और सबसे ज़्यादा शेयर अगर मार्केट में कोई लेके आ रहा है, सबसे ज़्यादा पैसा अगर मार्केट में कोई लेके आ रहा है, तो वो कौन सी बैंक है, स्टेट बैंक है। ठीक है, तो मेन चीज़ दोस्तों यहाँ पे यही था कि यहाँ पे लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी, और तब हम लोग को हेल्प किसने की, गवर्नमेंट ने हेल्प की। ठीक है, इसकी वजह से यहाँ पे गवर्नमेंट ने फिर ये डिसाइड किया 1969 में कि कोई भी बैंक जो है वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जाएगी, यानी जो भी बैंक अभी बनेगी वो क्या होगी, पब्लिक सेक्टर बैंक होगी। लेकिन वहां पे एक उंगली करने का काम, हम बोलते हैं कि जब अच्छा चलता है तो किसी ना किसी को कुछ और सूझता है ना, तो एक उंगली करने का काम किसने किया, नरसिम्हा कमेटी। ठीक है, नरसिम्हा कमेटी ने क्या बोला कि पब्लिक सेक्टर बैंक में सिर्फ हम लोग बैंक चलाएंगे तो लोगों की ग्रोथ होगी, लेकिन उतनी नहीं जितना जरूरी है, क्योंकि वहां पे कंपटीशन नहीं रहेगा। वहां पे लोग क्या करेंगे, वहां पे सिर्फ ये सोचेंगे कि हम लोगों को किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, यानी वेलफेयर के लिए। ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा। इसके लिए नरसिम्हा कमेटी ने वहां पे सजेशन दिया कि बैंक जो है वो पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में भी एस्टेब्लिश्ड होनी चाहिए, यानी दोनों में काम वही करेंगे, लेकिन दोनों का अपने अपने में कंपटीशन लगा रहेगा। ठीक है, इसकी वजह से उनका जो सजेशन था वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया, और 1993 में पहली प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो एस्टेब्लिश हुई। ओके, अब प्राइवेट सेक्टर का काम भी जो है वो पब्लिक सेक्टर की जैसा ही है, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, बैंक लोन प्रोवाइड करना, बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को प्रोवाइड करना, फिर उसके बाद एग्रीकल्चर फाइनेंस प्रोवाइड करना, सब काम सेम है। सिर्फ फर्क क्या है दोस्तों कि यहाँ पे उन लोग एक दूसरे के साथ compete करते हैं। ठीक है दोस्तों, आप सभी को पता है कि जब भी कंपटीशन लगता है किसी में, तो हर इंसान क्या सोचता है, मैं दूसरों से बेस्ट रहूं। ठीक है, इसकी वजह से ऐसे टाइम पे, ये टाइम पे भी हम लोग का क्या हो गया था कि पब्लिक सेक्टर को compete कौन कर रहा था, प्राइवेट सेक्टर। और प्राइवेट सेक्टर अपना पूरा जी जान लगा रहा था कि हम उन सब से बेस्ट रहे, यानी गवर्नमेंट से हम बेस्ट रिजल्ट निकाले। ठीक है,
इसकी वजह से जितना ग्रोथ पब्लिक सेक्टर करवा रहा था उससे डबल ग्रोथ अब कौन करवाने लगा, प्राइवेट सेक्टर करवाने लगा। यानी हर फैसिलिटीज, नई नई फैसिलिटीज प्राइवेट सेक्टर बैंक जो है वो लेके आए। एटीएम वगैरह की फैसिलिटीज बोल सकते हो या फिर चेक की फैसिलिटीज बोल सकते हो, ये सारी फैसिलिटी कौन लेके आए, प्राइवेट सेक्टर बैंक। और इसकी वजह से लोगों का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन कौन सी बैंक हो गई दोस्तों, प्राइवेट सेक्टर बैंक। और पब्लिक सेक्टर का जो हम लोग का ग्रोथ चल रहा था वो धीरे 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 क्या होने लगा, डिक्रीज होने लगा, कम होने लगा। अब दोस्तों प्रॉब्लम किसको खड़ी हो गई, प्राइवेट सेक्टर तो बढ़ रहा है, डेफिनेटली वहां पे प्रॉफिट अच्छा खासा हो रहा है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम किसको फेस करना पड़ रहा था, गवर्नमेंट को। क्यों, क्योंकि वहां पे गवर्नमेंट ने जितना पैसा बैंक्स में लगाया था उतना पैसा भी उनको रिटर्न नहीं मिल रहा, तो जिससे वो फाइनेंस क्रिएट कर रहे थे। अब क्या हो रहा था, अब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि उन्हीं को डेब्ट पे में जाना पड़ा, यानी उनको डेब्ट ज्यादा से ज्यादा बढ़ने लगे। और जो पब्लिक सेक्टर बैंक थी वो धीरे 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 बंद होने लगी और ऑलमोस्ट ऐसा हो गया कि उन लोग सब जो है वो डेब्ट में चलने लगे। ठीक है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने फिर क्या डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने 1994 में हमारे एक्ट में डिसाइड किया है कि अभी जो बैंक बनेगी वो कौन सी बैंक बनेगी, जॉइंट बैंक। जॉइंट बैंक का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर के मेंबरशिप के साथ बनेगी। यानी कुछ काम जो है वो पब्लिक सेक्टर करेगी तो कुछ काम जो है वो प्राइवेट सेक्टर करेगी। अब ये कैसा गोलमाल है, तो दोस्तों सुनिएगा अच्छे से। यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया कि गवर्नमेंट बोली कि सारी बैंक जो है उनको भी नीलामी में लग दो, शेयर होल्डर्स शेयर्स जो है वो मार्केट में बेचने लगो। लेकिन कितना परसेंट शेयर्स, 49% शेयर्स। आप सबने होल्डिंग कंपनी के बारे में पढ़ा है या सब्सिडरी कंपनी के बारे में पढ़ा था, ठीक है। होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी जो रहता है वो यही रहता है कि बाहर के लोग जो है कुछ परसेंट शेयर्स खरीद के रखते हैं और कुछ शेयर्स जो है कंपनी अपने हाथ में रखती है ताकि ओनरशिप उनके हाथ में रहे, किसी और को नहीं दी जाए। यही चीज गवर्नमेंट ने यहाँ पे अप्लाई की। गवर्नमेंट ने क्या किया दोस्तों, तो 49% शेयर जो है वो मार्केट में बेचने के लिए निकाला शेयर होल्डर्स को, जिससे पैसे इंक्रीज हो, यानी जो भी डेब्ट हो रहा है उसका पेमेंट मिले। और बाकी का जो 51% जो शेयर्स है वो गवर्नमेंट खुद अपने हाथ में रख रही थी ताकि उनकी ओनरशिप जो है वो उनके हाथ में रखे। अगर 50 से ज्यादा परसेंटेज शेयर हमारे हाथ में रहते हैं तो कंपनी की ओनरशिप जो है वो ओनर के हाथ में ही रहती है। तो इसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, तो 49% शेयर्स बाहर वाले लोगों से खरीदवा लिया और 51% उन्होंने खुद में रखा, यानी उन्होंने अपनी बैंक जो है अपने पास रखी लेकिन पूरी तरीके से नहीं दी। ठीक है, इसकी वजह से दोनों का फायदा हो गया, पब्लिक सेक्टर को भी फायदा हो गया कि उनको फाइनेंस मिलने लगा और प्राइवेट सेक्टर को भी फायदा हो गया कि उनको कंपटीशन मिला और कंपटीशन की वजह से उनकी ग्रोथ जो है वो अच्छी खासी बढ़ने लगी। तो ये सारी चीजें जो है वो पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर बैंक की हिस्ट्री है। तो एक बार ये सुनने के बाद मैं जितना हो सके उतना इंटरेस्टिंग करने की पूरी कोशिश की हूँ। सुनने के बाद डेफिनेटली आप अपने बुक्स में जो है अच्छे से वापस पढ़ लीजिएगा, जिससे आपको जो मैंने पॉइंट बताया वो पूरे के पूरे क्लियर हो। ठीक है, अब दोस्तों ये दोनों आने की वजह से क्या हो गया, मतलब पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर आने की वजह से क्या हो गया कि बैंकिंग का बिजनेस जो है वो बहुत अच्छा चलने लगा। अब बैंक जो है ना सिर्फ इंडियन बैंक रही, फॉरेन बैंक्स भी होने लगी, एनआरआईज भी आके जो है यहाँ पे इन्वेस्ट करने लगे और हमारा पैसा जो है वो मल्टीपल्स वैल्यू में बढ़ने लगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमारा दूसरा टॉपिक वापस चालू हो रहा है, वो क्या है, इंडियन बैंक और फॉरेन बैंक क्या होता है। दोस्तों अभी नाम से पता चल रहा है कि इंडियन बैंक का मतलब क्या है, जिसकी ओनरशिप जिसका बिजनेस जो है अपनी कंट्री में यानी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडियन बैंक। और जिसका बिजनेस जो है वो फॉरेन कंट्रीज में इनकॉर्पोरेट हो रहा है वो हमारा क्या रहता है, फॉरेन बैंक। ठीक है, तो फॉरेन बैंक की 3 चैनल्स है। एक तो हम लोग का पहला दिया हुआ है ब्रांचेस, सेकंड हम लोग का दिया हुआ है वोली ओनेड सब्सिडरी और तीसरा हम लोग का दिया हुआ है सब्सिडरी विद द एग्रीगेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट अप टू मैक्सिमम ऑफ 74% इन द प्राइवेट बैंक। ठीक है, तो दोस्तों ये जो फॉरेन बैंक और इंडियन बैंक है इसके बारे में आपको ज्यादा डिटेल में मैं एक्सप्लेन नहीं करा रही क्योंकि यहाँ पे नंबर का फिगर दिया हुआ है, इसकी कोई हिस्ट्री नहीं है, ये सिर्फ जाके एस्टेब्लिश्ड हुए और उनके ब्रांचेस कितने वो पता है, तो आप एक बार वेट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हम लोग को दिया हुआ है रीजनल रूरल बैंक। दोस्तों रीजनल रूरल बैंक का मतलब होता है कि जहाँ पे बैंकिंग जो है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश हो रही है, रूरल एरियाज में।
उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनल रूरल बैंक। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको बोला हमारा पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर का जो चुगली या उंगली करने का काम जो है वो किसने किया था, नरसिम्हा कमेटी ने। वैसे ही रीजनल रूरल बैंक का जो हम लोग का प्रस्ताव लेके आते हैं वो कौन सी कमीशन थी, सरिया कमीशन। ठीक है, सरिया कमीशन जो है वो देखी गई, उन्होंने सबसे पहले बोला गया कि यहाँ पे रीजनल रूरल बैंक जो है वो एस्टेब्लिश करो, क्योंकि रूरल लोगों को उतना फायदा नहीं मिल रहा जितना अर्बन पॉपुलेशन को मिल रहा है, यानी जो गांव के लोग हैं उनको बैंकिंग का कुछ फायदा नहीं मिल रहा। इसकी वजह से जो बैंक है वो कहाँ पे एस्टेब्लिश करने की सजेशन दे रहे, रूरल एरियाज में। लेकिन उस टाइम पे उनका उतना दबाव नहीं था। फिर उसके बाद वापस नरसिम्हा कमेटी जो है उन्होंने वापस दबाव दिया। उन्होंने बोला कि जैसी बैंक तुमने अर्बन एरियाज में एस्टेब्लिश की वैसी ही बैंक तुमको कहाँ पे एस्टेब्लिश करनी है, रूरल एरियाज में, जिससे रूरल वाले लोगों को भी जो है बैंकिंग सेक्टर का कुछ ना कुछ फायदा हो। ठीक है, इसकी वजह से गवर्नमेंट ने डिसाइड किया और 1975 में टोटल 50 रीजनल रूरल बैंक जो है वो एस्टेब्लिश हुई अलग अलग कंट्री में। ओके, और उसके बाद हम लोग को बोला है इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। दोस्तों ये अच्छे से सुनिएगा, रीजनल रूरल बैंक का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो जो भी वीकर सेक्शंस रहते हैं जिनको पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत रहती है उनको बैंक वो फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है, यानी कौन सी फैसिलिटी, क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, जिससे उनकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो, उनका इनकम भी इंक्रीज हो और उन लोग खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाए। दोस्तों आपको ये पता है कि अर्बन एरियाज में अगर एक ऑप्शन हम लोग को नहीं मिलता, यानी अगर एक बैंक हम लोग को हेल्प नहीं करती तो हम दूसरे के पास चले जाते, लेकिन रूरल एरियाज में ऐसा प्रॉब्लम बहुत बहुत जो है सॉल्व होता है, इजीली सॉल्व होता है। वहां पे लोगों को इजीली पैसे नहीं मिलते क्योंकि सभी लोग जो है वहां पे कौन है, मिडिल क्लास है या तो लोअर क्लास पीपल है ना। तो इसकी वजह से वहां पे उतना इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं है, उतना पैसों का लेन देन नहीं है, तो क्रेडिट फैसिलिटीज भी जो है बहुत वीक है। तो इसकी वजह से रीजनल रूरल बैंक का मेन काम यही था, जो वीकर सेक्शंस रहते उनको पैसों की जरूरत हो तो उनको पैसे प्रोवाइड करे, उनको अनाज की दाने की जरूरत हो तो वो भी प्रोवाइड करे, या उनको कोई भी फैसिलिटी जिसे बैंकिंग से लेना देना है, अगर कोई भी फैसिलिटीज की जरूरत हो तो बैंक उनको जरूर से जरूर प्रोवाइड करे। ठीक है, तो आपको ये पूरे टॉपिक से ये पता चला कि रीजनल रूरल बैंक जो है मोस्ट प्रोबेबली किसको हेल्प करती है, तो जो गरीब या स्मॉल फार्मर्स लोग हैं उनको, या तो फिर आर्टिशियंस। अब आर्टिशियंस में इसमें कौन कौन से आते हैं, तो ब्लैक स्मिथ हो गया, कारपेंटर हो गया, कॉबलर्स हो गया, जिनको छोटे छोटे जिनके बिजनेस हो, जिनको पैसों की जरूरत हो उनके प्रोडक्शन के लिए या उनके काम के लिए, तो उनको बैंक उनको प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग को ये बोला गया कि कमर्शियल बैंक यानी शेड्यूल बैंक रीजनल रूरल बैंक से क्या क्यों अलग है, तो इनके कुछ पॉइंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि रीजनल रूरल बैंक का एरिया ऑफ वर्किंग जो है वो लिमिटेड है। ठीक है, फिर दूसरा, ये डायरेक्ट लोन प्रोवाइड करते हैं किसको, स्मॉल या मार्जिनल फार्मर्स को, बिजनेसमैन को नहीं, जो छोटे मोटे लोग रहते हैं उनको प्रोवाइड करती है। तीसरा, इनका लैंडिंग रेट जो है वो ज्यादा नहीं रहता, यानी इंटरेस्ट रेट ज्यादा नहीं रहता, कम रहता है, क्योंकि उनका एटमॉस्फेयर जिसमें लोग लोन दे रहे हैं वहां के लोग जो है वो गरीब है, तो उसके बेस पे उन लोग को उनका इंटरेस्ट रेट कैलकुलेट करके रखना पड़ता है। और मोस्ट प्रोबेबली रीजनल रूरल बैंक का इंटरेस्ट रेट जो है हमारी शेड्यूल बैंक से बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, फिर उसके बाद दोस्तों हम लोग का आया कोऑपरेटिव बैंक। दोस्तों इसके ऊपर के जो हम लोग के टॉपिक से, मतलब जिसमें हम लोग को पैराग्राफ दिए हुए उसमें फिगर्स दिए हुए कि कितने रीजनल रूरल बैंक्स थे और आज कितने हो गए और उनमें से कितना पैसा हम लोग का आ रहा है, तो ये आप एक बार रेट आउट कर लीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली आप अभी का जो डेटा डालोगे वो भी रहेगा तो बहुत ही ईजी हो जाएगा, पूरा डेटा डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट, अभी जैसे मैंने बोला टॉपिक क्या है, कोऑपरेटिव बैंक। तो दोस्तों कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप सभी को पता है क्या होता है। कोऑपरेटिव बैंक जो रहता है वो क्या रहता है, तो कुछ एरियाज में जहाँ पे बैंक्स नहीं रहती वहाँ के कुछ लोग खुद से अपने आप से डिसाइड करते हैं कि हम लोग जाके बैंक एस्टेब्लिश करें। ठीक है, मिनिमम मेंबर जो रहते हैं यहाँ पे 5 लोग रहते हैं, 5 या 10 मेंबर, उनसे जाके हमारे कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक जो है वो एस्टेब्लिश्ड होती है। ये खुद की मर्जी से होता है, यहाँ पे हम लोग खुद की मर्जी से लोगों को हेल्प करने के लिए हमारी बैंक एस्टेब्लिश करती है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कोऑपरेटिव बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है,
तो यहाँ पे कोऑपरेटिव सोसाइटी या कोऑपरेटिव बैंक का एक मेन एम रहता है, क्या रहता है दोस्तों, नो प्रॉफिट नो लॉस प्रिंसिपल, यानी यहाँ पे प्रॉफिट भी नहीं कमाना, यहाँ पे लॉस भी नहीं कमाना। क्यों? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला, क्या था इनका मेन मोटिव कि लोगों की हेल्प करे, जहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज नहीं है वहाँ पे बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे। इसकी वजह से यहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस का जो प्रिंसिपल है वो अप्लाई होता है, और प्लस यहाँ पे 1 मेंबर 1 वोट रहता है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग की दो टाइप की कोऑपरेटिव बैंक है, एक हम लोग की रहती है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक और दूसरी हम लोग की रहती है रूरल कोऑपरेटिव बैंक। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसके हैंड में रहती है, आरबीआई के हैंड में, और रूरल कोऑपरेटिव बैंक जो है वो किसके हैंड में रहती है, नाबार्ड के हैंड में, यानी NABARD आपने पढ़ा है इसका बारे में। नाबार्ड जो है वो एग्रीकल्चर की मेन बैंक रहती है, तो वो नाबार्ड जो है वो रूरल कोऑपरेटिव बैंक को ध्यान देती है। ठीक है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्क क्या रहता है शेड्यूल और कमर्शियल बैंक से, ये फर्क इतना ही है कि इनका जो साइज रहता है वो लिमिटेड रहता है, क्योंकि 10 लोग अपने मन मर्जी से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट उनको ज्यादा सपोर्ट नहीं करती, वो खुद से चालू कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से बैंक का स्पेस जो रहता है बहुत लिमिटेड रहता है, ये मिनिमम रहता है। ओके, फिर उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोला है कि कोऑपरेटिव बैंक जो है वो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर और दूसरा लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर। शॉर्ट टर्म स्ट्रक्चर में हम लोग का आता है स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और प्राइमरी एग्रीकल्चर सोसाइटी, और लॉन्ग टर्म कंसिस्ट में हम लोग को आता है स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, फिर लॉन्ग टर्म क्रेडिट था, उसको हम लोग का आज का नाम जो है वो क्या हो गया, लैंड डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे हम लोग का ये टॉपिक जो 3 बैंक्स थे वो मैंने कंप्लीट किया है। अब उसके बाद वापस एक बार अपने टेक्स्ट बुक जरूर रिपीट कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ कि मेरा लेक्चर सुनने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड आउट कर लीजिएगा, इसके लिए नहीं कि वीडियो में कुछ गलत हो। वीडियो में हर चीज मैं जितना हो सके मेरी अंडरस्टैंडिंग से पूरा का पूरा समझाने की कोशिश की हो, लेकिन रीड करने का सिर्फ कारण इतना है कि एक बार आप खुद से देख लीजिएगा और समझिएगा। जो मैं समझा रही हूँ आपको समझना है, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में इजी पड़े। ना सिर्फ मेरी वीडियोस, आप किसी भी लेक्चरर्स के वीडियो अगर सुन रहे हो तो सुनने के बाद एक बार टेक्स्ट बुक जरूर रीड आउट कर दीजिएगा, जिससे एग्जाम में आपको वो दिमाग से ना जाए, आप सब कुछ जो है वो अच्छे से समझ के लिखे। तो दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और डियर मित्र को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।